बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको पढ़ना है, डिस्कस करना है। थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स से हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी है जो हमें सन से हासिल होती है, सूरज से हमें हासिल होती है। इस सोलर एनर्जी को हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम बैटरीज को इस्तेमाल करते हैं। बैटरी कहाँ इस्तेमाल होती है? ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल होती है, गाड़ियों में इस्तेमाल होती है। बैटरी जो है वो मोबाइल फोन में इस्तेमाल होती है। बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिफरेंट प्रोसेस जो फिजिकल प्रोसेस है या केमिकल प्रोसेस है उस दौरान एनर्जी की चेंजेस आ रही होती हैं। तो तमाम तरह की एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, इनको स्टडी करना, डिस्कस करना क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक्स। तो यहां देखिए क्या डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी चेंजेस। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी चेंजेस, इनकी स्टडी एसोसिएटेड विद केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस इज नॉन एज थर्मोडायनेमिक्स। मतलब फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के दौरान जो भी एनर्जी चेंजेस आते हैं उनको स्टडी करना क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं ये फिजिक्स के अंदर, ये केमिस्ट्री के अंदर और ये इंजीनियरिंग के अंदर सक्सेसफुली यूज होते हैं, यूज हो रहे हैं। तो हम अभी पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो लॉ है इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि एनर्जी जो है उसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल थोड़ी देर पहले हमने बात की थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने क्रिएट नहीं की बल्कि किसी और एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है। फॉर एग्जांपल हमने सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है, हमने थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है, हमने विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है। मतलब यह है कि हम एनर्जी को क्रिएट नहीं करते लेकिन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉ में ये बताया गया कि एनर्जी इज नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज in from one form to another form. In other words, total energy of system and surrounding remain constant. मतलब जो सिस्टम है और जो सराउंडिंग है, सिस्टम क्या है? सिस्टम वो मटेरियल है जिस पे हम काम कर रहे हैं और सराउंडिंग इसका एनवायरनमेंट है। इन दोनों की टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इस सिस्टम की एनर्जी 10 जूल है फॉर एग्जांपल, और इसका सराउंडिंग की एनर्जी फॉर एग्जांपल 40 जूल है। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? टोटल एनर्जी 50 जूल हो गई और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। किस तरह से? इस बात को अब आपने समझना है। देखिए फॉर एग्जांपल इस सिस्टम से जो है 5 जूल एनर्जी सराउंडिंग में चली जाती है। 5 जूल एनर्जी कहां चली जाती है? सराउंडिंग में। तो यहां कितनी हो जाएगी एनर्जी? यहां 45 हो जाएगी। ठीक है, और यहां कितनी बचेगी? 5 बचेगी। तो 45 को और 5 को ऐड करेंगे तो टोटल कितनी आएगी? टोटल 50 आएगी। मतलब टोटल पे इफेक्ट नहीं आएगा। सिस्टम और सराउंडिंग की टोटल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट। और आगे बढ़ते हैं, हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को देखते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। इसको समझना है आपने। इसको समझने के लिए हम बात करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी E1 है। उसके बाद क्या होता है कि ये सिस्टम क्या करता है? सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, क्यों हीट एब्जॉर्ब करता है? और उसी दौरान ये जो सिस्टम है ये कुछ वर्क करता है, काम करता है। ठीक है, जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो सिस्टम के अंदर एनर्जी बढ़ जाती है और उसके बाद जब सिस्टम वर्क करता है तो एनर्जी कुछ कम हो जाती है। हम वैल्यूज की हेल्प से इस बात को समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि एनर्जी कितनी है इसकी। एनर्जी फॉर एग्जांपल है 10 जूल इंटरनल एनर्जी। अब क्या होता है कि सराउंडिंग से हीट फॉर एग्जांपल कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है? ये हीट एब्जॉर्ब करता है 5 जूल।
जब 5 जूल हीट इसके अंदर आएगी तो खुद सोचें कि एनर्जी पहले 10 जूल थी तो अब कितनी हो जाएगी, अब 15 जूल हो जाएगी। उसी दौरान सिस्टम कुछ काम करता है। हम सपोज कर लेते हैं सिस्टम कितना वर्क करता है, सिस्टम जो है वो 2 जूल वर्क करता है, काम करता है। जब काम करता है तो कुछ एनर्जी इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस। मतलब 10 में 5 ऐड हो गई थी तो 15, फिर 2 जूल क्या हो गया इसमें से निकल गई तो बाकी कितनी बच गई, 13। तो अब फाइनली कितनी एनर्जी सिस्टम के अंदर मौजूद है जो इस वक्त यहां पर है, वो कितनी है, 13। ठीक है जी, फाइनल एनर्जी। तो अब एनर्जी का कितना चेंज आया है इस सिस्टम के अंदर हम ये जानना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस फाइनल एनर्जी में से जो पहले वाली एनर्जी है इसको माइनस कर देते हैं, 13 में से 10 को माइनस कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि सिस्टम के अंदर कितना चेंज आया है, 3 जूल का चेंज आया है। इस चेंज को एक और तरीके से भी हम पता चला सकते हैं कि कितनी सिस्टम में हीट आई थी, उस हीट में से जितना सिस्टम ने वर्क किया है उसको माइनस कर दें, Q माइनस W, 5 में से 2 माइनस कर दें तो भी पता चल जाएगा कि 3 जूल चेंज आया है। तो इस तरह से एनर्जी का चेंज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला बन जाता है डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W। तो यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की ये मैथमेटिकल फॉर्म है। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूं। इसमें क्या है कि हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम की एनर्जी कितनी है, E1 है, और ये सिस्टम सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है और फिर सराउंडिंग पर कुछ वर्क करता है। तो इसकी एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज होकर E2 हो जाती है। तो उसके बाद इस सिस्टम के अंदर एनर्जी का चेंज आया है, कितना चेंज आया है, किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो फाइनल स्टेट में एनर्जी है उसमें से जो इनिशियल स्टेट में एनर्जी थी उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो पता चल जाएगा कितना एनर्जी का चेंज आया है। या फिर हम क्या करते हैं, सिस्टम ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है और सिस्टम ने कितना वर्क किया है, इस हीट में से इस वर्क को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो भी पता चल जाएगा कि एनर्जी का कितना चेंज आया है। तो ये स्टूडेंट पूरी स्टोरी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है और उसके बाद जो है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। यहां तक आपको होपफुली बात समझ आ गई होगी। अब हमने आगे बढ़ना है, आगे बढ़कर प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात करनी है। और प्रेशर वॉल्यूम वर्क को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद फिर हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क की। प्रेशर वॉल्यूम वर्क को समझने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर क्या चीज मौजूद है, गैस मौजूद है। और इस सिलेंडर जो है इसके ऊपर एक पिस्टन है जो कि फ्रिक्शन लेस है और वेट लेस है, ये हम सपोज कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम फर्दर बात करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि इस पिस्टन का जो कि यहाँ पर सिलेंडर के ऊपर मौजूद है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है, इसका एरिया इस पिस्टन का A है। और उसके बाद इसका जो प्रेशर है पिस्टन का वो कितना प्रेशर है, इस वक्त P प्रेशर है। और इस वक्त यहाँ पर यानी कि इसके ऊपर जो प्रेशर है वो P है, ठीक है। उसके बाद इनिशियल वॉल्यूम जो गैस यहाँ पर मौजूद है उसका कितना है, V1 है। फिर उसके बाद ये सिस्टम जो है वर्क करता है, काम करता है, गैस एक्सपेंड होती है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये पिस्टन जो है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, h डिस्टेंस, h हाइट तक ये जाता है, मूव करता है, गैस एक्सपेंड होती है। तो इसका फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाता है, V2 आ जाता है। और डिस्टेंस कितना पिस्टन ने ट्रेवल किया है, h। ठीक है जी, ये सारी बातें हो गई। तो यहां पर ये बात याद रखिएगा, जब पिस्टन यहां से मूव करके यहां पर आया है तो डेफिनेटली इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वॉल्यूम क्या हो गया है, वॉल्यूम चेंज हो गया है। अब ये चेंज ऑफ वॉल्यूम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसका क्या तरीकाकार है। बेसिकली आपको नजर आ रहा है कि ये फाइनल वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये वॉल्यूम कितना है, 15, पहले वॉल्यूम कितना था, 10। तो 15 में से 10 माइनस कर दें तो क्या पता चलेगा कि चेंज कितना आया है, 5 का आया है, ठीक है। तो 5 का चेंज आया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर V2 माइनस V1,
इस तरह से हमें पता चल गया कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया है। लेकिन चेंज मालूम करने का एक और तरीका भी है, एक और तरीके से हम पता चला सकते हैं कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया है। उस तरीके को आपने तवज्जो से समझना है। फॉर एग्जाम्पल पहले आपको वॉल्यूम का पता होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी चीज का वॉल्यूम, कोई भी हमारे पास चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर है, इस डस्टर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इनको क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाता है? वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि आपने इसका वॉल्यूम नहीं, इसका एरिया कैलकुलेट करना है इस डस्टर का, तो एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे? आप लेंथ को और ब्रेथ को क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है? एरिया आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा किसके बराबर है? एरिया के। और एरिया और हाइट इसको मल्टीप्लाई करें तो भी क्या आएगा? तो भी वॉल्यूम आएगा। तो हमें पता चल गया कि एरिया और हाइट को मल्टीप्लाई करने से बी क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। तो यहां पर जरा देखें, इस जगह पर देखें, इस जगह का हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना, तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे? हमें यहाँ का एरिया पता है, इसका एरिया ए है। यहाँ पर जो पिस्टन मौजूद है इसका हमें पता है क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, और एरिया भी पता है, और एरिया के साथ हमें यहां से यहां तक इसकी हाइट भी पता है। तो एरिया और हाइट को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पता चल जाएगा यहां पर कितना वॉल्यूम है। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? जो V2 में से V1 माइनस करके आएगा वही आंसर यहां पर भी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज ऑफ वॉल्यूम इस तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हमने डेरिवेशन का आगाज किया प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क, जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम और वर्क की बात हो रही है। तो हमने सबसे पहले क्या सपोज कर लिया कि हमारे पास क्या है? एक सिलेंडर है जिसमें गैस है और उसके ऊपर फ्रिक्शनलेस और वेटलेस पिस्टन मौजूद है, और फिर हमने सपोज कर लिया कि इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम कितना है, सारी बातें। उसके बाद आगे बढ़कर हमने बात की कि गैस एक्सपेंड हुई और उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, यहां तक आपने बात समझ ली, यहां तक बात आपको समझा दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप खुद सोचें, खुद गौर करें कि जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो और वो बॉडी फोर्स की वजह से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो हम कहते हैं ये क्या हुआ है? तो आप क्या कहेंगे? यहाँ वर्क हुआ है। तो यहाँ पर जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ये क्या हो रहा है? वर्क। यहाँ क्या हो रहा है? काम। तो हम कहते हैं जो वर्क हुआ है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन बाय गैस ऑन पिस्टन, जो गैस ने काम किया, गैस के मॉलिक्यूल ने फोर्स लगाकर पिस्टन को ऊपर लेकर गए हैं। तो यहां पर जो वर्क हुआ है, काम हुआ है, वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? वर्क कैलकुलेट कैसे किया जाता है? कितने फोर्स लगी है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कि कितने जो है डिस्टेंस तक, कितने डिस्प्लेसमेंट तक जो है वो फोर्स लगी है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वर्क आ जाता है। तो यहाँ पर भी वर्क कैसे, कितनी फोर्स लगी है और कितने जो है यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, एच हाइट तक फोर्स लगी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे तो वर्क आ जाएगा। और यहां पर फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स यहां कौन लगा रहा है? गैस के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं। और गैस के मॉलिक्यूल की फोर्स किस तरह से कैलकुलेट की जाती है उसका भी एक तरीकेकार है। आप ये बात जानते हैं कि अगर गैस किसी भी जगह पर मौजूद है, किसी सिलेंडर के अंदर मौजूद है, या गैस को आप बैलून के अंदर फिल अप कर देते हैं, तो किसी गाड़ी के टायर के अंदर फिल अप कर देते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स है उसकी वजह से गैस का प्रेशर होता है, गैस के मॉलिक्यूल जाकर वॉल्स पे टकराते हैं जिस सिलेंडर के अंदर मौजूद होती है गैस, तो उसकी वजह से गैस का क्या होता है? प्रेशर। तो गैस का जो प्रेशर होता है उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं? हम प्रेशर की डेफिनेशन कैसे करते हैं? हम कहते हैं प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, कि हम बात करते हैं गैस के मॉलिक्यूल कितनी फोर्स लगाते हैं पर यूनिट एरिया। तो ये क्या होता है? प्रेशर, गैस का प्रेशर। अब प्रेशर तो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब एरिया यहां पर क्या हो रहा है? डिवाइड। यहां पर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। जब एरिया इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगी? प्रेशर इनटू एरिया के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को कैलकुलेट करने का ये बेहतरीन तरीका है। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी फोर्स जो है गैस के मॉलिक्यूल लगाते हैं। अब इस फोर्स को हम क्या कर देते हैं? फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन में फोर्स F की जगह पुट कर देते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया। और उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। हम इससे पहले ये देख चुके हैं, इससे पहले हम समझ चुके हैं कि A और H ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है डेल्टा V के। तो लिहाजा इसकी जगह पर, इस पूरे की जगह पर हम क्या लिखेंगे?
डेल्टा वी, तो वर्क बराबर आ गया P डेल्टा वी। तो ये हो गया प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ऐसा काम जिसमें प्रेशर भी इन्वॉल्व है और वॉल्यूम भी इन्वॉल्व है। अब आप आगे बढ़ते हैं, अगर इसी को हम उठाकर किस में पुट कर दें, इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमने जो पढ़ा था उसकी हमने मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी थी, तो उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला आया है, जो फार्मूला है डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। इस डब्ल्यू की जगह पर हम इसको पुट कर देते हैं P डेल्टा V को, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बन जाता है, यहां पर जब W की जगह P डेल्टा V लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा Q माइनस P डेल्टा V। उसके बाद इसको यूं भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि Q जो है Q किसके बराबर होता है डेल्टा E, ये माइनस P डेल्टा V यहां पर आकर प्लस हो जाएगा, तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है। तो ये पूरी डेरिवेशन है प्रेशर वॉल्यूम वर्क की। होपफुली आपको ये पूरी समझ आई होगी। आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा है, हमने थर्मोडायनेमिक्स से आगाज किया। सबसे पहले आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया कि थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या है, कि ऑल टाइप ऑफ एनर्जी चेंजेस जो कि किसी केमिकल प्रोसेस में या किसी फिजिकल प्रोसेस में हो रहे होते हैं, उनको स्टडी करना क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक्स। ये बात आपको बता दी। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको बताया क्या होता है, जिसमें आपने सीखा कि एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अलबत्ता हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स टोटल एनर्जी किसी सिस्टम और सराउंडिंग की कांस्टेंट रहती है। इसके ऊपर पूरी हमने बात की, फिर हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को पढ़ा और उसके बाद आगे बढ़कर हमने प्रेशर वॉल्यूम वर्क को पढ़ा। होपफुली आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, और फिर भी अगर आप कहीं पर प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप कमेंट्स में जाकर पूछ सकते हैं। जो भी आप सवाल पूछेंगे आपको उसका जवाब देंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू।